मीट अब्दुल करीम तेली, हमारी आज की स्टोरी के हीरो, विलन, या फिर शायद दोनों। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कर्नाटका के एक छोटे से विलेज में इनका घर और एक ग्रेजुएशन की डिग्री। तेलगी के पास सब कुछ ऑर्डिनरी ही था, लेकिन सिर्फ एक चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, तेलगी की हंगर, पैसे कमाने की हंगर। तेलगी मानता था कि पैसा दुनिया की वो चीज है जो कुछ भी, कहीं भी, किसी को भी खरीद सकता है। और उनकी इसी सोच की वजह से आज पूरा इंडिया अब्दुल करीम तेलगी जैसे ऑर्डिनरी मैन को जानता है। उनके किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उनके फ्रॉड के लिए। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स, जिसकी वैल्यू थी 30,000 करोड़। अब्दुल करीम तेलगी 33,000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार सिर्फ स्टैम्प पेपर बेच के कमाती है। 33,000 करोड़ के हलवे में से एक चम्मच चुरा भी लिया तो किसी को क्या मालूम पड़ेगा। उस जमाने में हर एक स्टैम्प पेपर अगर आप देखोगे, तेलगी स्टैम्प पेपर अगर उसको हम लोग कहें तो गलत नहीं होगा। तेलगी के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल रिश्ते। Finally, after 11 years, Abdul Karim Telgi, brain and architect behind one of India's biggest scams, has been convicted. ऑल इंडिया के लोग हैं सर, इसमें से तो कई बड़े बड़े लोग हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। Politicians are backbone of the business. हाय गाइस, आई एम इंदर कपूर और आज के एपिसोड में विल टॉक अबाउट द तेलगी स्टोरी और एक्चुअली द तेलगी स्कैम। इन द ईयर 1961 अब्दुल करीम तेलगी का बर्थ कर्नाटका के एक विलेज खानापुर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। वो सिर्फ 7 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई और तब से तेलगी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फ्रूट सेल करने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ा। बाय 1984 तेलगी बिकेम अ ग्रेजुएट। अब तेलगी अपना और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते थे और यही ड्रीम लेके वो मुंबई गए। आफ्टर लॉट ऑफ हसल उन्हें मुंबई में एक जॉब मिली, लेकिन तेलगी की इनकॉम्पिटेंस की वजह से उन्हें जल्द ही उस जॉब से फायर कर दिया गया। ऐसे ही कुछ सालों तक तेलगी मुंबई में जॉब स्विच करते रहे, लेकिन टू हिज डिस्पेयर नो जॉब गेव हिम द मनी और द लाइफ ही वांटेड, एंड सो he decided to try his luck in a foreign country, सऊदी अरेबिया। वहाँ काम करने के कुछ टाइम बाद ही उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे इंडिया हो या फॉरेन, तेलगी एक जॉब तो नहीं कर सकते थे। एंड सो तेलगी के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था, टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस और इन हिज लैंग्वेज धंधा। अब तेलगी तो जॉब नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि ऐसे लाखों इंडियंस हैं जो हर साल जॉब्स की सर्च में सऊदी अरेबिया या फिर कई फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। और यहीं से बना उनका पहला बिजनेस आइडिया, अ ट्रैवल एजेंसी। ही केम बैक टू मुंबई एंड ओपनड हिज एजेंसी, जिसके थ्रू वो बहुत सारे इंडियंस को गल्फ कंट्रीज में भेजने लगे। लेकिन स्लोली इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ता गया और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां एप्लीकेंट्स कम और ट्रैवल एजेंट्स ज्यादा हो गए। अब अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए तेलगी ने एक नई स्ट्रैटेजी प्लान की। उन्होंने सोचा कि एलिजिबल और फेयर एप्लीकेंट्स को तो कोई भी एजेंट बाहर भेज सकता है, लेकिन अगर वो इन एलिजिबल एप्लीकेंट्स को फॉरेन भेज सकें तो उनकी बिजनेस मार्केट डबल हो जाएगी। दी ओनली रिस्क वाज कि ये इलीगल था, क्योंकि इन एलिजिबल एप्लीकेंट्स सिर्फ वही लोग होंगे जिनका या तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा और या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, और ऐसे लोगों को फॉरेन भेजने का बस एक ही तरीका था, फेक डॉक्यूमेंट्स। तेलगी ये रिस्क लेने को रेडी थे। सून ही स्टार्टेड मेकिंग फेक पासपोर्ट्स, वीजास, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट्स फॉर सच इनएलिजिबल एस्पिरेंट्स। अगले 3 साल तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला और उन्होंने मार्केट में एक फिक्सर की रेपुटेशन बना ली। लेकिन 1991 में कुछ इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को एक फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू तेलगी के इस रैकेट के बारे में पता चला और उन्होंने तेलगी की पुलिस कंप्लेंट कर दी। सून आफ्टर दिस कंप्लेंट Telgi was arrested by the Mumbai police. For the first time in his life, Abdul Karim Telgi had been jailed. और उनके इन्हीं imprisonment years के बाद तेलगी की असली लाइफ और इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स शुरू हुआ। अपने जेल टर्म में तेलगी एक प्रिजनर से मिले, राम रतन सोनी, जो फेक शेयर पेपर्स के फ्रॉड में अरेस्ट किए गए थे। इस अरेस्ट के बाद सोनी ने एक लेसन लर्न किया, ये नहीं कि उन्हें क्राइम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें वो क्राइम्स नहीं करने चाहिए जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में फॉल करते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट फ्रॉड, मर्डर, थेफ्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग सेलिंग। ये सब कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिन पे गवर्नमेंट फोकस करती है, एंड दस एनी क्रिमिनल हु कमिट्स देम हैज अ हायर चांस ऑफ बीइंग कॉट। और सोनी के अकॉर्डिंग तेलगी का फेक पासपोर्ट बनाना भी इसी प्रायोरिटी लिस्ट में फॉल करता था। एंड सो द क्वेश्चन दैट बॉदर्ड तेलगी वाज
कि फिर ऐसा कौन सा क्राइम है जो किया जा सकता है। इसका आंसर भी सोनी के पास था, स्टैम्प पेपर्स, और एक्चुअली फेक स्टैम्प पेपर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये स्टैम्प पेपर्स होते क्या है। अ स्टैम्प पेपर इज लाइक एयर फॉर द इंडियन जुडिशरी सिस्टम। ये एक ऐसा पेपर होता है जिसके बिना इंडिया का कोई भी लीगल अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं होता। बेसिकली अ स्टैम्प पेपर इज अ गवर्नमेंट इशूड A4 साइज शीट जिसके फर्स्ट 25% पे एक रेवेन्यू स्टैम्प प्रिंटेड होती है एंड द रेस्ट 75% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अब ये अग्रीमेंट कोई रेंटल अग्रीमेंट भी हो सकता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लोन, एफिडेविट, कुछ भी हो सकता है। इस स्टैम्प पेपर का पर्पस होता है इन अग्रीमेंट्स को लीगल वैलिडिटी देना, सो दैट इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज उनका ये डिस्प्यूट लीगल कोर्ट में रिजॉल्व किया जा सके। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स के लिए डिफरेंट डिनोमिनेशन की रेवेन्यू स्टैम्प यूज की जाती है, जैसे 50 फॉर एफिडेविट, 100 फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन, 2000 फॉर पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक्सेट्रा। और उतना ही अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को एज अ स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाता है। इन स्टैम्प पेपर्स को गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्टैम्प वेंडर से परचेज किया जा सकता है, जो ये स्टैम्प्स बल्क में गवर्नमेंट से बाय करते हैं और फिर इन्हें कस्टमर्स को सेल करते हैं। सोनी और तेलगी भी ऐसे ही एक स्टैम्प वेंडर बनना चाहते थे। डिफरेंस सिर्फ इतना सा था कि ये दोनों स्टैम्प्स को गवर्नमेंट से बाय नहीं बल्कि खुद प्रिंट करना चाहते थे, जिससे जो स्टैम्प ड्यूटी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए वो उन्हें नहीं बल्कि तेलगी और सोनी को मिले। लेकिन ये करने के लिए उन्हें सबसे पहले एक स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस चाहिए था। अपना जेल टर्म कंप्लीट करने के बाद सोनी और तेलगी ने पार्टनरशिप में फेक स्टैम्प पेपर का बिजनेस शुरू किया और अब वो स्टैम्प वेंडर लाइसेंस प्रोक्योर करने का प्रोसीजर फिगर आउट करने लगे। थोड़े ही टाइम में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि लाइसेंस प्रोक्योर करना इतना भी इजी नहीं है एंड दैट इज व्हेन सोनी डिसाइडेड टू यूज हिज पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स। इन जनवरी 1994 तेलगी ने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और जो लाइसेंस बाकी लोगों को 3 साल में भी नहीं मिल पाता वो लाइसेंस उन्हें 3 महीने में ही मिल गया। लाइसेंस प्रोक्योर करने के बाद उनका दूसरा बड़ा स्टेप था ये फेक स्टैम्प पेपर्स को प्रिंट करना और ऐसे प्रिंट करना कि इनमें और इनके ओरिजिनल वर्जन में कोई भी डिफरेंस ना दिखे। लेकिन इवन आफ्टर 100 डिफरेंट अटेम्प्ट्स तेलगी अपने स्टैम्प पेपर्स को ओरिजिनल से मैच नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर द टाइम बीइंग वो यूज स्टैम्प पेपर्स की मार्किंग्स को रिमूव करके उन्हें रीयूज करेंगे। तेलगी began contacting different government officials जो ऐसे एक्सपायर्ड स्टैम्प पेपर अग्रीमेंट्स कलेक्ट करते थे और उन्होंने इन लोगों को एक हेफ्टी ब्राइब देकर ये स्टैम्प पेपर्स बाय करने स्टार्ट कर दिए। अब तेलगी अपने स्टैम्प पेपर्स कस्टमर्स को सेल करने लगे। बट देन वन डे ही गॉट एन आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो उनकी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ISP इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। ISP एक गवर्नमेंट ओन्ड प्रिंटिंग कंपनी है which is responsible for the production and the supply of all the stamp papers of India. From time to time, ISP अपनी old printing machines का एक auction hold करती है, but ISP इन मशीन्स को एज इट इज नहीं बल्कि इनके हर पार्ट को डिसमेंटल करके सेल करती है। इनफैक्ट इन पार्ट्स में से प्रिंटिंग प्लेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है टू इंश्योर दैट नो इंडिविजुअल कैन प्रिंट द सेम टाइप ऑफ स्टैम्प पेपर्स लाइक ISP डज। तेलगी का आइडिया ये था कि अगर वो इस प्रिंटिंग मशीनरी को एज इट इज बाय कर पाए तो वो एकदम ओरिजिनल वर्जन जैसे स्टैम्प पेपर्स प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन कैसे? Here's what तेलगी did. He went to नासिक और वहां जाके उन्होंने ISP के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती की। उस सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू तेलगी वॉज एबल टू मीट गंगा प्रकाश जो ISP के डेप्यूटी जनरल मैनेजर थे। तेलगी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस बार का ऑक्शन बिना अपनी मशीन्स को डिसमेंटल किए होल्ड करें और इस रिक्वेस्ट के एक्सचेंज में ही कॉम्पनसेटेड प्रकाश विद अ मैसिव रिवॉर्ड। गंगा प्रकाश ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तेलगी ने उन्हें कहा और इस तरह अब्दुल करीम तेलगी ने ओरिजिनल प्रिंटिंग मशीन्स को प्रोक्योर किया। अगले कुछ ही दिनों में तेलगी ने अपने विलेज से बहुत सारे लोगों को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट किया और ऐसे बनी तेलगी की प्रोडक्शन टीम जो अब इन मशीन्स को यूज करके बल्क में स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करेगी और इन स्टैम्प पेपर्स को बड़े बड़े क्लाइंट्स जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और MNCs को सेल करने के लिए तेलगी हायर्ड अ सेल्स टीम ऑफ अबाउट 350 MBA ग्रेजुएट्स। धीरे धीरे तेलगी का नाम बनने लगा और उनका मार्केट शेयर बढ़ने लगा। एवरीथिंग लुक्ड ग्रेट until one day in 1995 a law firm in Mumbai caught Telgi's fraud.
एक्चुअली एक स्टैम्प पेपर के ब्रॉडली दो टाइप्स होते हैं। जो पेपर्स कोर्ट पर्पसेस जैसे फाइलिंग अ पिटीशन, एफिडेविट के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं जुडिशियल स्टैम्प पेपर, और जो बाकी के एग्रीमेंट्स जैसे रेंट, लोन, मैरिज इन सब के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स। और अगर ये स्टैम्प पेपर्स अवेलेबल ना हो तो एक स्पेशल एडिसिव स्टैम्प यूज की जाती है जो किसी भी डॉक्यूमेंट पे अटैच करी जा सकती है, और ये स्पेशल एडिसिव स्टैम्प सिर्फ एक जनरल स्टैम्प्स ऑफिस से ही परचेज की जा सकती है। मतलब कोई भी स्टैम्प वेंडर इसे सेल नहीं कर सकता था। क्योंकि ये रूल यूजुअली कस्टमर्स को नहीं पता होता था, तेलगी इस स्पेशल एडिसिव स्टैम्प को भी मार्केट में सेल करते थे। लेकिन 1995 में तेलगी ने अराउंड 16 लाख वर्थ ऑफ स्पेशल एडिसिव स्टैम्प्स एक ऐसी कंपनी को सेल किए जो इस प्रोविजन को जानती थी। दिस इज व्हाई व्हेन ही डिलीवर्ड देम द स्टैम्प्स, द फर्म टोल्ड तेलगी कि वो इन स्टैम्प पेपर्स की ओरिजिनल रिसीट देखना चाहते हैं, और जब तेलगी उन्हें रिसीट नहीं दिखा पाए तो उन्होंने तेलगी के अगेंस्ट एक FIR लॉन्च की। सून आफ्टर द FIR तेलगी का स्टैम्प वेंडर लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और उन्हें एक बार फिर अरेस्ट कर लिया गया। बट दिस टाइम तेलगी वॉज मच स्ट्रॉन्गर देन द लास्ट टाइम। अपने मनी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज करके ही बॉट हिमसेल्फ अ बेल आउट। इस इंसिडेंट के बाद तेलगी और सोनी गॉट इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड डिसाइडेड टू ब्रेक देयर पार्टनरशिप। अब तेलगी इस बिजनेस को अकेले ही रन करने वाले थे और उनके पास अभी दो प्रॉब्लम्स थी। पहली थी उनका वेंडर्स लाइसेंस, जिसके कैंसिल हो जाने की वजह से वो अब स्टैम्प सेल नहीं कर सकते थे, और दूसरी थी मुंबई में उनकी रेपुटेशन जो इस केस की वजह से खराब हो गई थी। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तेलगी ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जिसने उनके बिजनेस को दो डिविजन्स में स्प्लिट कर दिया। इन द फर्स्ट डिवीजन वो इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में एक रिलायबल पर्सन को चूज करते थे, फिर उसे एक स्टैम्प वेंडर लाइसेंस इशू करवाते थे, आफ्टर विच तेलगी वुड सेल हिज स्टैम्प पेपर्स इन द नेम ऑफ दिस पर्सन, गिविंग हिम हिज कट इन बिटवीन। और दूसरे डिवीजन में तेलगी पूरी इंडिया के एग्जिस्टिंग स्टैम्प वेंडर्स से टाई अप करते थे, जहां गवर्नमेंट इन वेंडर्स को बल्क में स्टैम्प खरीदने के बाद भी सिर्फ 2 to 3% कमीशन ऑफर करती थी, वहीं तेलगी ऑफर्ड देम अ व्हुपिंग 20 to 30% कमीशन। अगर तुम अपने स्टैम्प पेपर के साथ हमारे स्टैम्प पेपर बेचोगे तो तुम्हें 25% कमीशन मिलेगा। From 1997 to 2000, तेलगी lived his golden period। इन 3 सालों में तेलगी ने इतने स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी स्टैम्प्स की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए वो ISP ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट करते थे कि वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स को फेक एड्रेसेस पे सेंड करें ताकि ये ओरिजिनल पेपर्स कभी मार्केट में आए ही ना। और अगर कोई भी तेलगी के अगेंस्ट कंप्लेंट या FIR करता तो तेलगी अपना फेवरेट रिवॉर्ड यूज करके उस कंप्लेंट को साइलेंट कर देते थे, ब्राइब्स। मंथ आफ्टर मंथ तेलगी पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इन सबको बाय आउट करते गए। इन द ट्रूएस्ट सेंस अब्दुल करीम तेलगी had become a king। अब तेलगी एक lavish लाइफ जीने लगा। He began spending money on bar dancers, house parties, properties, etc। और इसी बीच एक दिन तेलगी वापस अपने होम टाउन गए, खानापुर। वहां जाके उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिया और ये देख के उनका पूरा विलेज शॉक हो गया। इन्हीं में से एक थे जयंत तिनाइकर, अ सोशल एक्टिविस्ट। तिनाइकर और तेलगी स्कूल में बैचमेट्स थे। तिनाइकर जानते थे कि तेलगी एक टाइम पे फ्रूट सेलर हुआ करता था और अगर आज वो एक स्टैम्प वेंडर बन भी गया तब भी सिर्फ इतने से स्पैन में इतनी वेल्थ जनरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। दिस वॉज व्हेन तिनाइकर स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग तेलगी। स्लोली उन्हें तेलगी के स्टैम्प पेपर फ्रॉड के बारे में पता चल गया और उन्होंने तेलगी के अगेंस्ट प्रूफ्स कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तिनाइकर वॉज ट्राइंग टू सबमिट दीज प्रूफ्स टू द पुलिस अथॉरिटीज, लेकिन तेलगी की इन्फ्लुएंस की वजह से नथिंग वर्कड। But soon, the tables were going to turn. On 19th August 2000, 2 men were caught in Bangalore selling around 10 crore worth of fake stamp papers. और जब उनसे पूछा गया कि उनके बॉस कौन थे तो उन्होंने अब्दुल करीम तेलगी का नाम रिवील किया। जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड हुई, the opposition of India started putting a lot of pressure on the Indian government और finally तिनाइकर के प्रूफ्स भी एनालाइज किए गए। By this time, इंडियन गवर्नमेंट ने तेलगी के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था, लेकिन तेलगी had vanished। About 1 year later, जयंत तिनाइकर gets a call। इस कॉल पे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली that on 7th November 2001 तेलगी अजमेर ट्रैवल करेंगे और ये पता चलते ही उन्होंने सबसे पहले इंडियन पुलिस को इन्फॉर्म किया। On 7th November तेलगी वॉज सक्सेसफुली अरेस्टेड। इस अरेस्ट के बाद तेलगी का स्कैंडल अनकवर करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स बनाई गई। स्लोली
तेलगी के अगेंस्ट और केसेस रजिस्टर किए गए एंड एट वन पॉइंट अबाउट 100 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट तेलगी इन मल्टीपल स्टेट्स। पर इनमें से बिगेस्ट केस आया पुणे से। ऑन 7 जून 2002 अ पुलिस ऑफिसर इन पुणे सीज्ड 200 करोड़ वर्थ ऑफ फेक स्टैम्प पेपर्स इन एन इंडिका कार। इस इंसिडेंट के बाद जब तेलगी के पुणे ऑपरेशन सेंटर पर रेड की गई तो अराउंड 2100 करोड़ की प्रिंटिंग मशीनरी और स्टैम्प पेपर्स मिले। कहा जाता है कि इन इन्वेस्टिगेशंस में सिर्फ 10% ऑफ द फेक स्टैम्प पेपर्स वर कॉट, विच मींस ये नंबर अराउंड 3000 नहीं बल्कि 30,000 करोड़ था। इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस थे जो तेलगी के साथ मिले हुए थे, लेकिन इनमें से सबसे बड़े नेम्स रिवील हुए दिसंबर 2003 में जब तेलगी का नार्को टेस्ट किया गया। To which political people you have helped? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. While a lot of government officials were arrested, nothing happened to the politicians revealed by Telgi in this test, क्योंकि उनके अगेंस्ट कभी कोई मटेरियल एविडेंस मिला ही नहीं। In 2004, Telgi's case was transferred to the CBI और finally on 17 Jan 2006 तेलगी को उनका verdict मिला, a fine of 202 crores with 30 years of jail। तेलगी स्कैम के बाद अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इंडियन जुडिशरी को बॉदर कर रहा था वो ये था कि इतने सालों से जो इंडिया स्टैम्प पेपर्स यूज कर रहा था उनमें से 90% तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर्स थे, विच मींस इंडिया के 90% कॉन्ट्रैक्ट्स फेक थे, वेदर इट्स रेंट, प्रॉपर्टी और इवन मैरिज। लेकिन अगर इतने सारे अग्रीमेंट्स को फेक डिक्लेयर कर दिया गया तो इंडिया में केओस हो जाएगा एंड दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल मानने पड़े। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ करेक्टिव मेजर्स भी लिए जिससे तेलगी जैसे स्कैम दोबारा ना हो। पहला, गवर्नमेंट ने स्टैम्प पेपर्स पे स्टेट का नाम और एक यूनिक सीरियल नंबर मैंडेटरी कर दिया और दूसरा, उन्होंने ई स्टैम्प पेपर्स को जल्दी लॉन्च करने का डिसीजन लिया। ऑन 23 अक्टूबर 2017 अब्दुल करीम तेलगी को जेल में एक कार्डियक अरेस्ट आया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो गई। एवरी फ्यू इयर्स ऐसे क्राइम होते हैं और इन क्राइम्स को करने वाले पोस्टरमैन अरेस्ट किए जाते हैं, कभी हर्षद मेहता, कभी नीरव मोदी और कभी अब्दुल करीम तेलगी। लेकिन इन सब में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, इंडिया का करप्ट सिस्टम, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक ऐसे स्कैम्स होते ही रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर दिस एपिसोड आई रेफर टू द बुक द काउंटरफीटर बाय भवसार मुखर्जी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to the channel.